एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से इंटीग्रल्स मींस इंटीग्रेशन की फोर्थ एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने 7.1, 7.2 एंड 7.3 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें कैसे समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और कौन से क्वेश्चन में नहीं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने इन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो हमें दो थ्योरम्स दी हुई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों थ्योरम्स सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड हैं, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट थ्योरम की। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है और उसमें फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में दिया हो, मतलब इंटीग्रेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन तो दिया हुआ है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सिर्फ इसको भूल जाइए, डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और वो भी पावर रूल लगा के। तो ध्यान दीजिए, देखिए एफ एक्स एन है ना यहाँ पर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, राइट। और कंडीशन क्या है, नीचे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, आपको इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी आपको साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्फ फंक्शन में आपको पावर रूल लगा देना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए 2x x² + 1 होल पावर 4, राइट। अगर आप ध्यान से देखो x² + 1 ये फंक्शन है, x² + 1 इसका डेरिवेटिव कीजिए, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए और डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, राइट, डेरिवेटिव आएगा 2x। तो इसका मतलब हम यहाँ पर डेरिवेटिव को भूल जाते हैं, सिर्फ इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और कैसे करेंगे, पावर रूल लगा के। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, सिर्फ इसमें पावर रूल लगाना है। 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 प्लस में c, तो आंसर आ जाएगा x² + 1 यहाँ पर पावर 5 और नीचे 1 अपॉन में 5 और प्लस में c, राइट। और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुनिए और ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन भी आपको साथ में दिया हो, तो उस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, सिर्फ फंक्शन में पावर रूल लगाकर उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 प्लस c, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 5 x² + 1 पावर 5 प्लस में c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, राइट। अच्छा मान लीजिए कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया और मुझे थ्योरम ही याद नहीं है, मुझे थ्योरम के बारे में पता ही नहीं है, या फिर कह लीजिए मैं थ्योरम भूल गई, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाऊँगी, क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाऊँगी, नहीं। तो उस केस में क्या होगा, अगर मुझे थ्योरम याद नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने माइंड में सोचूंगी कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताया था, आपके माइंड में क्या आएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर यहाँ पर ना x² + 1 नहीं होता, मतलब +1 नहीं होता, या फिर ये एक सिंगल वेरिएबल होता, राइट, ये एक सिंगल वेरिएबल सिर्फ x होता, सिर्फ x, तो यहाँ पर x की पावर 4 होता, x की पावर 4 में इस x को ऐड कर देते तो यहाँ पर 2x की पावर 5 आ जाता, राइट। मेरे कहने का मतलब है अगर ये सिंपल x होता, 2x यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल होता, मतलब x की पावर 4,
ऐसा क्वेश्चन होता तो ये सिंपल सॉल्व हो जाता ना। ये होता 2, पावर्स ऐड हो जाती क्योंकि इनटू में है, और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते, राइट। तो हमें करना क्या है, जो हमारी इमेजिनेशन में है उसको रियलिटी में लेकर आना है, यही तो करना है। सब्स्टिट्यूशन यही तो होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, राइट। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, x² + 1 को हम t मान लेते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, याद है ना कैसे बताया था, 2x ये हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और साथ में हम dx लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पर t का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ पर हम dt लिख देते हैं, राइट। याद होगा आपको, नहीं तो फिर एक बार फिर से समझाती हूँ। हम करते क्या है, आपकी मर्जी है, या तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन कीजिए या विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ बोथ साइड, राइट, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, राइट, ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पर dt अपॉन में dx रह जाएगा, राइट। और ये dx यहाँ आ जाएगा, तो 2x dx इजिकल टू dt, यही आएगा ना। देखिए ध्यान से देख लीजिए क्या रहा है, 2x dx dt। और देखिए अगर मैं इतना प्रोसेस ना करके, इतना लंबा प्रोसेस ना करके, मैं इसको सिंपल ऐसे करूँ, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन, तो ये 2x हो जाएगा। जब डिफ्रेंशिएशन कर दिया साथ में dx लगा दीजिए, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर dt लिख दीजिए। और देखिए यही आया था जब हमने यहाँ पर किया था अभी, तो हमारा आंसर यही आ रहा था, राइट। तो अब देखिए dx 2x dx इजिकल टू dt आ गया। हमारा मेन काम क्या है, सबको t में चेंज करना, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं देखूँ 2x है, 2x dx, इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, dt। इन दोनों को मिला के हम dt लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, t, और ये हो जाएगा t⁴, राइट। समझ में आया क्या किया, 2x dx दोनों को मिलाकर dt, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं t, और पावर है 4। अब देखिए ये कितना अजीब सा क्वेश्चन था, राइट। और इसको देखिए सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने कितना क्यूट सा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन बना दिया। देखिए जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ये, राइट। t⁴ का इंटीग्रेशन कीजिए, कितना सिंपल है, पावर रूल लगाना है। तो यहाँ पर जब पावर रूल लगाओगे इसमें, अब विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन करना है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और नीचे भी 5 आ जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा, राइट। तो 1/5 हमने इसको लिखा, और यहाँ पर अब वापस हमें t की वैल्यू पुट करनी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा x में है ना, तो आंसर भी तो हमें x में देना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए। फिर हमने ये सारा तामझाम क्यों किया, इसको सिंपल करने के लिए, और किस लिए किया। इतना अजीब सा क्वेश्चन था, इसको सिंपल करके हमने क्यूट सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन बना लिया। देखिए t⁴ कितना प्यारा सा क्वेश्चन बना लिया है, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन हमारा x में है, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन x में दिया है, तो उसको आंसर भी तो हम x में देंगे ना। तो अब t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या है, x² + 1, पावर क्या है यहाँ पर 5, ये 5 कहाँ है, ये रहा, और प्लस में c। अब याद कीजिए जब हमने थ्योरम अप्लाई की थी तब भी तो हमारा यही आंसर आया था, राइट। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको थ्योरम याद रहती है तो थ्योरम से सॉल्व कीजिए, नहीं तो आपके माइंड में जैसा आता है ना, सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। तो दिख रहा है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, तो उससे कर दिया हमने सॉल्व, राइट। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। चलिए अब सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा आपके पास क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमिनेटर में दिया हुआ है, मतलब नीचे कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, डेरिवेटिव को भूल जाइए, इसको 1/x मान के चलिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो देखिए वही किया है, log fx + c, राइट। और कंडीशन ये है कि fx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना अगर ये 0 होगा तो, राइट। अच्छा, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर x² + 1 है, x² + 1 है, ठीक है। अब x² + 1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर 2x दिया हुआ है, देख लीजिए 2x। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर ऐसा होता है तो आप डेरिवेटिव को भूल जाइए, इसको सिंपल लॉग के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए, log x² + 1 और प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, बस ये करना है।
तो आपको थ्योरम याद रहती है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग कीजिए, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो अपना, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो थ्योरम्स है ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन अगर थ्योरम याद ना रहे तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सेम वही बात माइंड में क्या आता है कि ये ना सिंगल वेरिएबल होना चाहिए था, सिंगल है ना, जैसे नीचे सिर्फ एक्स होना चाहिए था, राइट, या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। मतलब ये प्लस और माइनस जब साथ में आ जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पे या तो सिंपल एक्स होता या सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, मतलब एक्स स्क्वायर होता चलता, इसके साथ प्लस 1 नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी मान लिया, राइट। अब इसका डेरिवेटिव करोगे 2x dx dt, राइट। अब देख लीजिए 2x dx देख लीजिए है ना ऊपर 2x dx, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt इसकी जगह। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये हो जाएगा dt, और इसकी जगह मैंने क्या माना था t, इसकी जगह मैंने t माना था, राइट। अब इसकी पावर क्या है 1, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब नीचे कोई वेरिएबल हो और उसकी पावर 1 हो तो हमारा लॉग का क्वेश्चन होता है। तो ये हो जाएगा log t प्लस सी, log t प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी होगी, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन x में दिया है तो हमें आंसर भी x में देना होगा। तो ये हो जाएगा log t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये देखिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है अगर आपको थ्योरम याद रहती है तो थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थ्योरम याद नहीं रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, कहीं आप ये सोचो कि थ्योरम कुछ अलग है, ये भी सेम वही है कि अगर आपको थ्योरम याद रहती है तो डायरेक्ट थ्योरम लगा दीजिए, नहीं याद रहती तो स्टेप बाय सॉल्व कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जो स्टेप यूज़ करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, और अगर आपको थ्योरम याद रहती है तो आप डायरेक्ट थ्योरम लगा सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई होगी। मैं थ्योरम से क्वेश्चन को नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर स्टेप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो स्टेप्स यूज़ होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। फिर भी मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगी कि थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने आपको ये 2 थ्योरम इसलिए समझाई है क्योंकि MCQ में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ के ना हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए 7.4 का फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में ये 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x 5x स्क्वायर माइनस 7 होल पावर 6, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये सोचिए अभी हमने 2 थ्योरम के बारे में समझा था, राइट। कौन से थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सेकंड तो अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड में जो फंक्शन था वो डिनोमिनेटर में था, राइट। सेकंड थ्योरम में जो हमारा फंक्शन था वो डिनोमिनेटर में था, तो क्या हम फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको देख के लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें x मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें x मिलेगा। हम डायरेक्ट वो थ्योरम नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें स्टेप वाइज क्वेश्चन को करना चाहिए, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना चाहिए। पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेथड क्या अप्लाई होगा, राइट। मैंने आपको क्या कहा था, अगर ये सिंगल वेरिएबल होता, सिंगल है ना, यहाँ पर होता x रेज़ टू पावर 6, x रेज़ टू पावर 6, और यहाँ पर x है तो ये x रेज़ टू पावर 7 बन जाता, राइट। x रेज़ टू पावर 7 बन जाता और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। मान लिया हमने 5x स्क्वायर माइनस 7 को हमने यहाँ पर t मान लिया, राइट। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर और विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पर। तो विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे करेंगे 5 तो ऐसे की ऐसे रहेगा, है ना, पावर रूल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, पावर आगे पावर में से 1 माइनस, तो यहाँ पर x आ जाएगा, राइट। 7 का 0 हो जाएगा और साथ में हम लगाते हैं dx, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर dt आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 10x dx dt, राइट। आपको चाहिए क्या, आपको x चाहिए, x को हटाना है, x को dx के साथ हटाना है, x को dx के साथ हटाना है। देखिए मैं समझाती हूँ, क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है x 5x स्क्वायर माइनस 7 होल पावर 6 dx, राइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 7 यहाँ पर होल पावर 6, इस x को साथ में ले लीजिए dx के, इसको dx के साथ में ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये फंक्शन चाहिए, आपको x dx नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी बाई 10, डी टी बाई 10, राइट। तो यहाँ पर आप इस एक्स डी एक्स को हटाकर आप डी टी बाई 10 लिख सकते हो। हमें करना क्या है, सबको टी में चेंज करना है ना। इसको सिंपल कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सिंपल कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको आपने क्या माना, टी, तो यहाँ आ जाएगा टी इसकी पावर 6 और एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, डी टी बाई 10, डी टी बाई 10 आप ये लिखोगे, राइट, डी टी बाई 10। अब 1/10 तो कांस्टेंट है, इसको निकालिए बाहर, इसको निकालिए बाहर, क्या बचा, टी रेज़ टू पावर 6 और डी टी। अब देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया है ना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ इसका, और यहाँ पर क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/10 तो ऐसे ही ऐसे रहेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर पावर में 1 प्लस होगा तो 7 और नीचे भी 7 आ जाएगा और प्लस में c, तो आंसर क्या आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/70, राइट, और टी रेज़ टू पावर 7 प्लस में c। क्या हमारा आंसर आ चुका है, क्या हमारा आंसर आ चुका है, नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें एग्जामिनर ने x में दिया है ना, तो हमें इसको भी तो x में चेंज करना होगा। तो ठीक है, t की जगह वैल्यू तो पुट करनी है, t की वैल्यू क्या है, ये, तो ये हो जाएगा 1/70, t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 5x² - 7 होल पावर 7 प्लस में c। तो 1/70 5x² - 7 होल पावर 7 प्लस में c, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन था, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन लगा के कितना सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन बना लिया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें साथ में दिया हो, क्या यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें साथ में दिया हो। अगर आप ध्यान से देखो x² प्लस x प्लस 1, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, और देखिए यहाँ पर 2x प्लस में 1 दिया हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में दिया हो तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सिर्फ फंक्शन में पावर रूल अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ फंक्शन में पावर रूल अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें पावर रूल अप्लाई कर दीजिए। तो x² प्लस x प्लस 1, पावर क्या है 1/2, 1/2 में 1 प्लस करेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे भी हमारा 3/2 आ जाएगा और प्लस में c, राइट। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/3 x² प्लस x प्लस 1 और यहाँ पर पावर आ जाएगी 3/2 और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करके। लेकिन मान लीजिए कि मुझे थ्योरम याद नहीं है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, देखिए ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन को देखकर मेरे माइंड में क्या आता है, क्वेश्चन में देखकर मेरे माइंड में क्या आ रहा है या फिर आपके माइंड में क्या आ रहा है। क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर रूट में सिर्फ एक वेरिएबल होता, मतलब कुछ भी प्लस प्लस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होता, तो क्वेश्चन बहुत इजी होता। कैसे, देखिए अगर मान लेते कि पूरा x होता, पूरा x, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, 2x प्लस 1, ये पूरा x होता, रूट में सिर्फ x, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, अभी क्वेश्चन इजी हो जाता मेरे लिए, राइट। तो 2x को मैं रूट x से मल्टीप्लाई करती प्लस फिर 1 को मैं रूट x से मल्टीप्लाई करती, अगर ऐसा कुछ होता तो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अब 2 एज इट इज, बेस सेम है और इनटू में है तो पावर्स ऐड होंगी, तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएगी 3/2, राइट। और यहाँ पर पावर क्या है 1/2, यहाँ पर पावर क्या है 1/2। अब देखिए बताइए, क्या आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, आता है ना, आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। तो मेरे माइंड में यही आ रहा है कि अगर यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होता, सिंगल, तो क्वेश्चन इजी होता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल मान लेते हैं, इस पूरे उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, x नहीं मान सकते, राइट, इसको हम x नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आप x² प्लस x प्लस 1 को x के इक्वल मान सकते हो, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर x के साथ x² प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। यहाँ पर x² प्लस 1 एक्स्ट्रा है तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, हम इसको कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे, राइट, हम इसको कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे। तो हम मान लेते हैं x² प्लस x प्लस 1 को हमने t मान लिया, राइट,
हमने इसको t मान लिया। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस में 1 और यहाँ पर आ जाएगा dx। विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर dt। तो 2x प्लस 1 dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के, राइट। तो इन दोनों को हटा के हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हटाकर, किन दोनों को हटाकर, इन दोनों को हटाकर इन दोनों की जगह हम dt लिखेंगे, इन दोनों की जगह हम dt लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है, t के। तो यहाँ रूट में t आ जाएगा और इन दोनों को हटाकर हम dt लिख सकते हैं, इन दोनों को हटाकर हम dt लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए जो क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन था, राइट, हमें नहीं समझ आ रहा था इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। कितना क्यूट सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन बन गया, राइट। इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वैसा क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर क्या है, टी रेज़ टू पावर 1/2, टी रेज़ टू पावर 1/2, राइट। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग इसमें 1 प्लस करना है। जब 1 प्लस करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा और सेम पावर हमें नीचे भी लिखनी होती है और प्लस में c, राइट। अब ये 2 ऊपर हो जाएगा, 2/3 टी रेज़ टू पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। लेकिन एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन अगर x में दिया है तो हमें आंसर भी तो x में देना होगा ना। तो यहाँ पर t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2/3 t की जगह वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर आपको थ्योरम याद रहती है एग्जाम में तो डायरेक्ट थ्योरम लगा के सॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है, राइट। अभी तक हम इंटीग्रेशन में ना बेसिक इंटीग्रेशन करते आ रहे थे। अब इंटीग्रेशन में जो अलग अलग मेथड्स हैं वो यूज़ होने शुरू हो गए हैं। तो इंटीग्रेशन में हम पहला जो मेथड कर रहे हैं ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। तो हम इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। 7.4 एंड 7.5 दोनों में ही हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको थ्योरम याद है थ्योरम से सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन में जो स्टेप्स होते हैं ना उनको फॉलो करके इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। आइए सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखकर क्या समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू ना होकर एक सिंगल वेरिएबल होता तो ये क्वेश्चन कैसा होता। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, 6x² प्लस 1 अगर अपॉन में सिर्फ x³ होता, सिर्फ x³, यहाँ पर सिंगल सिर्फ x होता और ये x³ होता तो इसका इंटीग्रेशन ईजी होता, राइट। हम अलग अलग कर देते हैं इसको। सेम यहाँ पर भी इस पार्ट में भी देखिए 4x - 3 है। अगर ये पूरा एक सिंगल वेरिएबल होता, मतलब ये कुछ ऐसा होता तो ये क्वेश्चन इजी था ना, ये क्वेश्चन इजी था। मतलब अगर नीचे कुछ भी प्लस माइनस में नहीं होता ना तो क्वेश्चन इजी होता है, राइट, क्वेश्चन इजी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले वाले पार्ट में हम मान लेते हैं 4x³ प्लस 2x - 5 को हमने यहाँ पर t मान लिया। चलिए अब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 4 तो ऐसे की ऐसे रहेगा, पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, राइट। अब इसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, राइट। साथ में लगाएंगे dx, यहाँ पर है t, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का 1 हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। अभी हो जाएगा 12x² प्लस 2 और ये हो गया dx और dt। लेकिन हमें चाहिए क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें चाहिए 6x² प्लस 1। तो क्या यहाँ से हम इसको कुछ कॉमन निकाल कर 6x² प्लस 1 बना सकते हैं। हाँ, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो 6x² प्लस 1 आ जाएगा, राइट। ये देखिए तो इसका मतलब 6x² प्लस 1 और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं, 6x² प्लस 1 dx dt/2। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को हटाकर हमें लिखना है dt/2, इन दोनों को हटा के लिखना है dt/2 और 1 के अपॉन में फंक्शन क्या है, ये हमने इसको t माना था
और टी की पावर क्या हो जाएगा 3, टी की पावर 3, राइट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको कीजिए बाहर, जो कांस्टेंट है उसको कीजिए बाहर। वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर है और वो नीचे है तो हमें इसे ऊपर ले जाना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻³ dt, राइट। जो कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, इसके ऊपर पावर 3 है तो इसको ऊपर लेके गए हैं। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पर 1/2 पावर रूल अप्लाई करोगे, जब +1 करोगे तो -2 और सेम यही पावर नीचे आएगी और प्लस में c, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1/4 पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन हो चुका है तो हम इसको नीचे ले आएंगे 1/t² और प्लस में c, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें x में क्वेश्चन दिया है तो हमें इसको भी x में ही कन्वर्ट करना होगा। तो आंसर आ जाएगा -1/4, 1 में t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 4x³ प्लस में 2x - 5 और पावर क्या है इसके 2 और प्लस में c, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -1/4, 1 में 4x³ प्लस में 2x - 5 पावर जो है वो 2 में है, राइट, स्क्वायर में, प्लस में c। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट 2x² - 3x + 7 को हमने t मान लिया, राइट। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2 एज इट इज़, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और इसका 0, तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन। साथ में लगाएंगे dx, यहाँ पे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा dt। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4x - 3 dx dt। क्या सेम वैल्यू यहाँ पर ऊपर है, क्या सेम वैल्यू ऊपर है? हाँ, 4x - 3 dx, देखिए 4x - 3 dx, तो इसका मतलब इन दोनों को हटाकर हम dt लिख सकते हैं, इन दोनों को हटाकर हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर dt, ऊपर आ जाएगा dt और यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर हमने क्या माना है इसको t, तो यहाँ पे t आ जाएगा। अच्छा, अब इस पावर का मतलब क्या है, ये जो पावर है इस पावर का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये 1/3 है, अगर यहाँ पर रूट के अंदर 3 है तो ये 1/3 है, तो यहाँ t की पावर जो है 1/3 है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कितना भयंकर था, देख लीजिए कितना भयानक क्वेश्चन था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हो गया, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, राइट। अब पावर नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जब इसको ऊपर आप लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t⁻⁻1/3 और dt, राइट, t⁻⁻1/3 और dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग -1/3 +1 -1/3 और प्लस में 1 और प्लस में c, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर t⁻2/3 और अपॉन में 2/3 और प्लस में c, राइट। अब इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 नीचे रहेगा और यहाँ पर पावर क्या है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 था, इस 3 को ऊपर लेके गए, नीचे 2 रह गया है और यहाँ पे t⁻2/3 प्लस में c। अब क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी हमारा x में आना चाहिए, इसलिए जहाँ पे t है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 3/2, t की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2x² - 3x + 7 होल पावर 2/3 और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इन फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है, मतलब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है और आंसर निकालना है।
जो आंसर्स आएंगे उनको हम एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं, राइट। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे लॉग आ रहा है, राइट। और लॉग का इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं आता है, लॉग का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है। तो जब भी आपके पास लॉग का क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या करना है, उसी फंक्शन को आपको टी मानना है, राइट। उसी फंक्शन को आपको टी मानना है। आगे अगर कभी लॉग का क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से नहीं सॉल्व होगा तो उसका मेथड क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के चलिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी आपने इंटीग्रेशन सीखा है, तो यहाँ पर मोस्टली होता क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना, उसमें लॉग के क्वेश्चन दिए होते हैं, राइट। उसमें लॉग के क्वेश्चन दिए होते हैं और वो क्वेश्चन जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसमें आपको लॉग नज़र आ रहा है ना, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। मतलब अगर यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होता तो क्वेश्चन ईजी होता मेरे लिए, राइट। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट x प्लस लॉग एक्स को हमने यहाँ पर t मान लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, राइट। 1 अपॉन में x डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो यहाँ पे dx लिख देते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर dt आ जाएगा, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x और यहाँ पर dx और यहाँ पर dt, राइट। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है ना, 2 को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिया। अच्छा, अब देखिए x प्लस लॉग x इसको लिखा मैंने, और यहाँ पर x प्लस 1 और अपॉन में जो x है उसको मैंने पीछे लिख दिया है और यहाँ पे dx लिख दिया है, यहाँ पे dx, राइट। क्वेश्चन हमारा ये था, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया है, इसको मैंने पहले लिख दिया है x प्लस 1 अपॉन में x और dx ये लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए, ऐसा ही बन गया ना, ये देखिए ऐसा ही बन गया है। तो इसका मतलब इनको हटाकर हम dt लिख सकते हैं, राइट। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा इसको आगे करना है इसको पीछे करना है। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन करते हैं ना तो सबको ये प्रॉब्लम आती है, सबको। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ये अनोखी चीज़ हो रही है। जब मैंने भी इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आता था कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर इसको आगे करना है यहाँ पर पीछे करना है। देखिए, जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते चले जाओगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए और जैसा समझाया जा रहा है आप करते चले जाइए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पर आपको करना क्या है, राइट। तो यहाँ पर इसको हटाकर हम लिखेंगे dt। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इसको हटाकर हमें क्या लिखना है, इसकी जगह हमने क्या पुट किया है t, इसकी जगह हमने क्या पुट किया है t। तो यहाँ पर आ जाएगा t, राइट। और इनको हटाकर हम क्या लिखेंगे dt, इनको हटाकर हम क्या लिखेंगे dt। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना अजीब था, और देखिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से क्वेश्चन कितना प्यारा, कितना क्यूट, नन्ना मुन्ना मासूम सा क्वेश्चन बन गया है। बताइए मासूम नहीं है। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं ना तब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो क्वेश्चन कितना भयानक था, देख के लग रहा था हमसे नहीं होगा, है ना। और देखिए सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद क्वेश्चन कितना मासूम हो गया है ना। लग रहा है कि ये आपको प्रॉब्लम देगा, देखिए ये प्रॉब्लम देगा आपको, लग रहा है ये आपको प्रॉब्लम देगा, कितना मासूम हो गया है। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 पावर क्या है 1, तो पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और प्लस में c। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/4 t स्क्वायर प्लस में c, राइट। ये आंसर आ गया है। लेकिन क्वेश्चन हमारा x में है तो ये भी हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4, t की वैल्यू क्या है x प्लस लॉग x, ये t की वैल्यू पुट कर दिया है, ऊपर क्या है स्क्वायर और प्लस में c, ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी तक के क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपके पास लॉग आता है ना, आप लॉग वाले फंक्शन को ही t पुट कीजिए। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब भी आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। जहाँ पर भी लॉग आएगा वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन e की पावर वाले। तो e की पावर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाली हूँ।
जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन में ई की पावर आती है, मतलब ई रेस्ट पावर एक्स वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई फंक्शन आता है जिसमें ई की पावर हो, राइट, ई रेस्ट पावर एक्स, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो तो उसमें हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिए एग्जाम्पल थर्ड में ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट, एग्जाम्पल थर्ड में ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स और यहाँ पर है डी एक्स, राइट, हमेशा ई रेस्ट पावर एक्स वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें अगर नीचे अगर फंक्शन ई रेस्ट पावर एक्स में है, राइट, ई रेस्ट पावर एक्स में है, तो ऊपर भी आपको ई फंक्शन चाहिए, ई रेस्ट पावर एक्स वाला फंक्शन ऊपर भी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन ईजी होगा, राइट। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, अगर नीचे 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स है तो आपको ऊपर भी ई रेस्ट पावर एक्स चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका है अपॉन में है 1 प्लस ई रेस्ट पावर 2x, राइट, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ऊपर भी ई रेस्ट पावर 2x होना चाहिए, ऊपर भी। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर ई रेस्ट पावर एक्स नहीं दिया हुआ, तब क्या करेंगे, तब आपके पास दो मेथड है, दो मेथड, क्या मेथड है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको लेके आइए नीचे 1 प्लस 1 अपॉन में ई रेस्ट पावर एक्स माइनस में, अभी यहाँ प्लस में है ना तो नीचे आके माइनस हो जाएगा। फिर से सुनिए, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें ई रेस्ट पावर एक्स तो है, फंक्शन ई रेस्ट पावर एक्स है लेकिन ऊपर ई रेस्ट पावर एक्स नहीं है, तो हमारे पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला मेथड क्या कहता है, पहले मेथड के अकॉर्डिंग नीचे जो आपको ई रेस्ट पावर एक्स दिया हुआ है ना, इसको नेगेटिव में ले आइए, 1 अपॉन में ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ले आए। अब एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखिए ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस में 1 अपॉन में ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ऐसे बनेगा। अब ये ऊपर आ जाएगा, देखिए अभी ऊपर आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ध्यान दीजिए, डी एक्स अपॉन में ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस 1, देखिए आ गया ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ऊपर। यही तो मैं अभी आपको यहाँ समझा रही थी, क्या समझाया मैंने आपको, अगर नीचे ई रेस्ट पावर एक्स है तो ऊपर भी ई रेस्ट पावर एक्स होना चाहिए, अगर नीचे ई रेस्ट पावर 2x है तो ऊपर भी ई रेस्ट पावर 2x होना चाहिए, मतलब अगर नीचे ई रेस्ट पावर एक्स का कोई फंक्शन है तो ऊपर भी यही फंक्शन होना चाहिए। मान लीजिए नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, इसको अपॉन में लेकर आइए, ये अभी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे ना, ई रेस्ट पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, आपको ई रेस्ट पावर एक्स ऊपर मिल जाएगा, राइट। एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड ये। अब दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए, आप क्या कर सकते हो, आपको ऊपर ई रेस्ट पावर एक्स चाहिए इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ई रेस्ट पावर एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और ई रेस्ट पावर एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको ऊपर ई रेस्ट पावर एक्स चाहिए, राइट। ये सेकंड मेथड है। क्या करना है, अगर नीचे ई रेस्ट पावर एक्स है, ऊपर ई रेस्ट पावर एक्स आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन का हो जाएगा। अब आप बोलोगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ये आपकी 7.6 एक्सरसाइज है, मतलब आगे की एक्सरसाइज में ये वाला मेथड आएगा। तो मैं आपको ये मेथड अभी समझा दूंगी जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, राइट, जहाँ पर भी ई रेस्ट पावर एक्स के साथ ऊपर ई रेस्ट पावर एक्स गिवन नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको ये वाला मेथड भी यहाँ समझा दूंगी, ताकि आगे जब ये मेथड आए तो आपको अच्छे से और समझ आए, राइट। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि अगर ई रेस्ट पावर एक्स का क्वेश्चन होगा, फिर से सुनिए मैं क्या कहती हूँ, अगर ई रेस्ट पावर एक्स का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर नीचे ई रेस्ट पावर एक्स है तो ऊपर भी ई रेस्ट पावर एक्स होना चाहिए। अगर गिवन नहीं है तो या तो आप पहला मेथड अप्लाई कीजिए, इसको अपॉन में लेकर आइए, पॉजिटिव है नेगेटिव में लेकर आइए, एलसीएम लीजिए, ई रेस्ट पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, राइट। और अगर दूसरा मेथड क्या है, आप ई रेस्ट पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्या हमें अगर नीचे ई रेस्ट पावर दिया हुआ है तो क्या ऊपर भी सेम वही फंक्शन है, सेम वही चीज़ है। ई रेस्ट पावर 4x है, ऊपर भी ई रेस्ट पावर 4x है, ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपके पास, नीचे वाली वैल्यू को आप टी लेट कर लीजिए, नीचे वाली वैल्यू को वन वेरिएबल कंसिडर कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट 3 + 4 3 + e⁴x = t, ये मान लिया। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये तो हो जाएगा 0। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, फंक्शन एज इट इज, पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता, पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, इसलिए पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, फंक्शन एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है उसको हम लॉग के साथ लिखते हैं। पावर किसके साथ है, ई के साथ, है ना। पावर किसके ऊपर है, ई के साथ, ई के ऊपर है, तो इसलिए हम इसके साथ लॉग लिखेंगे और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी हमारा इनटू में आता है, राइट। और अब dx लिखेंगे, यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहाँ पर dt आ जाएगा। लॉग ही क्या होता है, 1, लॉग ही 1, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर रह गया 4 e⁴x dx और dt। ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ है, लॉग ही हमारा 1 होता है, ये हो गया 4 e⁴x dx और dt, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या चाहिए, e⁴x और dx चाहिए, मतलब हमें 4 नहीं चाहिए, तो ठीक है e⁴x dx। जो आपको नहीं चाहिए उसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, जो आपको नहीं चाहिए ना उसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो e⁴x dx, इन दोनों को हटाकर, राइट, इन दोनों को हटाकर, किन दोनों को, इन दोनों को हटाकर, राइट। अब क्या लिखोगे, dt/4, dt/4, तो ये हो जाएगा dt/4, राइट। इसको हमने क्या माना था, t, तो 1/में t लिख दिया, पावर क्या है 3, इसको तो हमने t माना था, अब t की पावर 3 आ जाएगी, राइट। अब कांस्टेंट को लेते हैं बाहर, कांस्टेंट को ले लिया बाहर, यहाँ लिखा dt, कांस्टेंट को लिया बाहर, यहाँ पर वेरिएबल में पावर है 3, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ पर dt, राइट। अब पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस करना है, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करोगे तो -2 बचेगा। सेम यही पावर आपको नीचे लिखनी है और प्लस में c। तो अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, -1/8, -1/8, नेगेटिव में पावर है, राइट, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो अब इसको पॉजिटिव कर लीजिए, 1/में t² और प्लस में c। तो ये आपका आंसर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी हमारा x में आना चाहिए। तो -1/8, 1/में t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या था 3 + e⁴x, राइट, और इसकी पावर क्या है, पावर क्या है यहाँ पर 3, राइट, सॉरी यहाँ पर पावर क्या है 2 प्लस में c, राइट। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, इसमें -1/8, 1 ये रहा और t की वैल्यू हमारी ये है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फोर्थ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें लॉग फंक्शन है, जो सेकंड पार्ट है इसमें ई फंक्शन है, e⁴x फंक्शन है, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉग का अगर कोई क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन में तो आपको क्या करना है, जिसके साथ लॉग है आप उसको t मानोगे, राइट। तो यहाँ पर हम इसको t मानेंगे, इसको। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा था, अगर e⁴x का कोई क्वेश्चन आता है नीचे तो ऊपर भी e⁴ वही फंक्शन ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 2 मेथड, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, राइट। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको t मानना है, लेट x माइनस log x को हम t मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/में x, और ये हो जाएगा हमारा dx, और यहाँ पर t का डिफ्रेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे dt, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, x - 1/में x, और यहाँ पर dx और dt आ गया। अब हमें क्वेश्चन में देखना है क्या हमारे क्वेश्चन में x - 1/में x है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो देखिए
1 में x माइनस लॉग x, राइट, इसको लिख लिया। और जो ऊपर x माइनस 1 है, ऊपर ये जो x माइनस 1 है और नीचे ये जो x है, इसको मैंने एक साथ लिख लिया dx के साथ। इसको मैंने एक साथ लिख दिया dx के साथ। ऐसा इसलिए ताकि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकूँ, राइट। समझ में आया मैंने क्या किया है? x माइनस लॉग x को एक साथ लिख लिया और यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x और dx को एक साथ लिख लिया, राइट। अब चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 अपॉन में इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? t। यहाँ t लिखा और इसकी जगह हम लिखेंगे dt। इसकी जगह लिखेंगे हम dt, राइट। अब 1 अपॉन में t, 1 अपॉन में t, तो 1 अपॉन में t क्या होता है? किसका क्वेश्चन होता है ये? लॉग का। तो ये हो जाएगा लॉग t प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग t, राइट। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर x में है तो आंसर भी हमारा x में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा लॉग t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए x लॉग x और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर ऊपर ये फंक्शन ऊपर भी होता, अगर ये फंक्शन ऊपर भी होता, मतलब ई रेज़ टू पावर सी एक्स अगर ऊपर भी होता, तो हम नीचे वाली वैल्यू को टी पुट करते। सेम वैसे ही जैसे एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट था, जैसे एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट था। एग्जाम्पल थर्ड के सेकंड पार्ट में नीचे ई रेज़ टू पावर 4x था, तो ऊपर भी ई रेज़ टू पावर 4x था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, राइट। तो फर्स्ट मेथड में मैंने आपको क्या बताया था? आपको क्या करना है? इसको नीचे लेकर आना है, राइट। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? dx लिखा, a प्लस में b, इसको नीचे लेकर आओ। नीचे जब नीचे लेकर आओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, राइट। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो देखिए dx ऊपर, एलसीएम ले लीजिए, a के साथ ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ प्लस में b बचेगा, प्लस में b, राइट। और नीचे हमारे पास ये आ जाएगा, नीचे ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स डी एक्स अपॉन में ए ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स प्लस में बी। अब देखिए आपको ऊपर भी सेम वही फंक्शन मिल गया है, आपको ऊपर भी सेम वही फंक्शन मिल गया जो आपको चाहिए था। यही तो कहा था मैंने, नीचे अगर ई रेज़ टू पावर एक्स का कोई क्वेश्चन है, मतलब कोई फंक्शन है, तो ऊपर भी सेम वही फंक्शन मुझे चाहिए। तो देखिए बना लिया ना हमने सेम वही क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? नीचे वाली वैल्यू को टी मानना है, राइट। नीचे वाली वैल्यू को टी पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। लेट ए ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स प्लस में बी, इसको हमें टी मानना है, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन करना है, ए कांस्टेंट है, ए एज इट इज रहेगा। अब इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? ये फंक्शन एज इट इज, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल। फंक्शन एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है, राइट, लॉग ई। और उसके बाद एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमें वो भी लिखना होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमें उसको भी लिखना होता है। लिख दिया। अब ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर dx, ये हो गया dx, और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर dt आ जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, a ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई की वैल्यू 1, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का c और dx और dt, राइट। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, राइट। हमें यहाँ पर चाहिए क्या? ध्यान दीजिए, ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स डी एक्स, ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स डी एक्स। तो बस इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी है उसको यहाँ ले आइए, राइट। समझ में आया मैंने क्या कहा है? इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी है कांस्टेंट उसको इस साइड ले आइए। तो ई रेज़ टू पावर माइनस सी एक्स डी एक्स को छोड़कर यहाँ पर डी टी अपॉन में माइनस ए सी आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में ये यहाँ आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया? चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, इन दोनों की जगह आप क्या लिखोगे? डी टी अपॉन में माइनस ए सी, डी टी अपॉन में माइनस ए सी, राइट। इन दोनों की जगह लिख दिया। और ये क्या है? इसको आपने क्या माना था? टी,
तो यहाँ पर 1/t आ जाएगा, 1/t, राइट, 1/t। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/ac माइनस 1/ac, ब्रैकेट में क्या है 1/t, 1/t और dt, राइट, 1/t और dt। अच्छा, अब 1/t और dt, अच्छा 1/t इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t, राइट। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1/ac ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा log t प्लस में c, राइट। अब क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी हमारा x में होना चाहिए, तो जहाँ पे t है उसकी जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -1/ac यहाँ पर आ जाएगा log, और t की वैल्यू a e⁻⁻cx प्लस में b और प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, चलिए बुक से आंसर मैच कर लेते हैं। तो बुक में भी हमारा आंसर यही है, -1/ac log a e⁻⁻cx प्लस b और प्लस में c, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन में किया है, आपको क्या समझना है, समझिए। जब भी कोई ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें e⁻x मतलब e वाला फंक्शन हो, राइट, e वाला फंक्शन हो, तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर नीचे e⁻x फंक्शन है तो ऊपर भी सेम वही फंक्शन होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल 3 के सेकंड पार्ट में था, नीचे e⁻4x था तो ऊपर भी हमें यही दिया हुआ था, राइट, ऊपर भी हमें यही दिया हुआ था। लेकिन अगर ऐसा है कि हमें अगर e⁻x फंक्शन नीचे दिया हुआ है और ऊपर ना मिले हमें ऐसा फंक्शन, तो क्या करना है, दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको नीचे लेकर आना है, इसको रेसिप्रोकल में लेकर आना है, राइट। तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ के ये नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद जो नीचे वैल्यू आएगी ना ये ऊपर आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब जो फंक्शन नीचे था e⁻−cx सेम वही मिल गया आपको, बस अब क्वेश्चन ईजी हो गया। इसको हमें t लेट करना है, इसको t, अब यहाँ पर डेरिवेटिव करना है और यहाँ पर भी डेरिवेटिव करना है। आपको चाहिए क्या ऊपर, e⁻−cx dx, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी यहाँ पर है ना उसको अपॉन में ले आइए, राइट। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में -ac, और इसकी जगह हम लिखेंगे t, ये लिख लिया, राइट। तो ये तो कांस्टेंट है ac, इसको बाहर कर लिया और 1/t। अब देखिए क्वेश्चन हमारा था ये, और इसको हमने सिंपल करके मतलब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके कितना प्यारा सा क्वेश्चन बना लिया, कितना मासूम कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। 1/t का इंटीग्रेशन हम सबको आता है, log t होता है और प्लस में c, राइट। क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमने t में निकाला है, तो अब क्या करना है, वापस t की वैल्यू को पुट कर देना है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में मैं अभी जो मेथड यूज़ करने वाली हूँ ना, सेकंड मेथड में जो हम मेथड यूज़ करने वाली हूँ वो आपकी आगे आने वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हमें वहाँ पर ये समझने की जरूरत नहीं होती कि ये कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें ये समझना होता है कि उसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट मेथड आपको ये बता दिया है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। आपको सेकंड मेथड में क्या करना है, क्या बताया था, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें e⁻x का कोई फंक्शन हो, तो हमें अगर डिनोमिनेटर में हमें e का फंक्शन दिया हुआ है तो ऊपर भी सेम यही फंक्शन होना चाहिए। नहीं गिवन है तो पहला मेथड क्या था, इसको अपॉन में लाकर एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, राइट। और दूसरा मेथड क्या है, आपको सेम इसी फंक्शन से जो आपको चाहिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर e⁻cx से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और e⁻cx से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। समझ में आया मैंने क्या क्या कहा है आपको, e⁻cx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर t पुट करना है, इसको जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पर इसको t पुट करना है। तो चलिए पहले इसको t पुट करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने क्या किया, हमें यही फंक्शन ऊपर भी चाहिए था, राइट। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। अब आपको इसको t मानना है, t मान लिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, b क्योंकि वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट लेकिन वेरिएबल के साथ है, तो b ऐसे कैसे रहेगा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है।
अब यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है, फिर x का जो कोफिशिएंट है ना, उसको साथ में लिखना है, उसको इनटू में साथ में लिखना है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, dx और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा और साथ में dt, राइट। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखिए, b और c कांस्टेंट है, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, log e की वैल्यू 1, तो इसको हटा दीजिए। b और c e रेज़ टू पावर cx dx और dt। ध्यान दीजिए क्या किया है, ध्यान से देखिए, समझ आएगा, बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है। dt देखिए, log e हमारा 1 होता है, b और c कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर cx और dx और dt, राइट। अब ऊपर देखिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ e रेज़ टू पावर cx चाहिए, e रेज़ टू पावर cx, राइट, dx साथ में dx, ये तो नहीं चाहिए ना आपको, ये नहीं चाहिए, तो ठीक है, e रेज़ टू पावर cx dx dt अपॉन में bc, राइट। ऊपर e रेज़ टू पावर cx dx था, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो bc को हमने यहाँ से हटा दिया, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब आपको यहाँ पर इन दोनों की जगह तो लिखना है dt अपॉन में bc, लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह आपको लिखना है, फिर से सुनिए, देखिए यहाँ पर इन दोनों की जो जगह आपको लिखना है dt अपॉन में bc, ये लिख दिया। इसकी जगह लिखना है आपको t, तो 1 अपॉन में t लिख दिया। लेकिन e रेज़ टू पावर cx तो रह गया, हमें तो सबको t में चेंज करना था, है ना। ये तो कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x तो फिर भी यहाँ रह जाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, मतलब सारी वैल्यू t में आनी चाहिए, और कांस्टेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो कांस्टेंट नहीं है ना, e रेज़ टू पावर cx है, यहाँ पर x आ रहा है, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू निकालनी है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालिए किसकी, e रेज़ टू पावर cx की, e रेज़ टू पावर cx की वैल्यू निकालिए यहाँ से, a प्लस में b e रेज़ टू पावर cx इजिकल टू t था, t, राइट। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले a को इस साइड शिफ्ट करेंगे, b e रेज़ टू पावर cx t माइनस में a, राइट। e रेज़ टू पावर cx की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, देखिए, e रेज़ टू पावर cx की वैल्यू निकालनी है, तो इस b को इसके नीचे ले आना है, राइट, इस b को इसके नीचे ले आना है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, e रेज़ टू पावर cx की वैल्यू निकालनी है t माइनस a अपॉन में b, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह है ना, हमें ये पुट करना है, इसकी जगह हमें ये पुट करना है। तो यहाँ पर 1 अपॉन में t माइनस a और अपॉन में b, ये आ गया, राइट। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, राइट। c तो कांस्टेंट है, c को बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन में c, और यहाँ पर अब क्या रह गया, 1 अपॉन में t माइनस a और साथ में t रह गया और dt रह गया। देखिए ध्यान से देखिए क्या किया हमने, फिर से समझिए, क्योंकि अभी मुझे इसको इरेज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इसलिए यहाँ तक ध्यान से फिर से समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन था, है ना, यहाँ पर e रेज़ टू पावर cx है, तो यही वैल्यू आपको ऊपर भी चाहिए थी, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हमने t पुट किया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ पर log e हमारा 1 होगा, b और c कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर cx और dx लिख दिया। ऊपर क्या चाहिए, e रेज़ टू पावर cx और dx चाहिए, तो इसको छोड़कर bc को नीचे ले लिया, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए इन दोनों को हटाकर dt अपॉन में bc लिखा, इसको हटाकर हमने t लिख दिया, लेकिन जो e रेज़ टू पावर cx रह गया ना, हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए, हमें इसको भी t में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से e रेज़ टू पावर cx की वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर नीचे है ना e रेज़ टू पावर cx, इसकी वैल्यू पुट कर दी, b से b कैंसिल हो गया, इतना पार्ट रह गया, इतना पार्ट। तो हमने इसको चेंज करके, ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, इसको चेंज करके हमने ऐसा बना लिया, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो इसको चेंज करके हमने ऐसा बना लिया, राइट। अब हमें आगे इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट।
तो मैं सब चीज़ इरेज कर रही हूँ और बस इसको लिखूंगी, इसके इक्वल टू में ये लिखने वाली हूँ, राइट, इसके इक्वल टू में ये लिखने वाली हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर 1/c, यहाँ पर dt अपॉन में t माइनस में a और यहाँ पर t, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास ऐसी कोई वैल्यू t माइनस में 1 या फिर 1 में t प्लस में 2 या फिर 1 में t प्लस 1 और t प्लस में 2, मतलब नीचे दो वैल्यूज़ इनटू में हो इस तरह से, नीचे दो वैल्यूज़ इनटू में हो इस तरह से, राइट। या फिर 1 में t प्लस 2, t प्लस 3, t प्लस 4, कुछ इस टाइप के अगर वैल्यूज़ हो ना तो वहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, जब पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड आएगा तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, है ना। तो हम इसको कौन कौन सा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सारे मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर ये जो दो टर्म्स है ना, इनको अलग से लिख लीजिए। इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं लिखना है, कांस्टेंट भी नहीं लिखना है, dt भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है 1 में t माइनस a और t, बस। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है, ना dt लिखना है, ना इंटीग्रेशन साइन, ना कांस्टेंट, सिर्फ ये लिखना है, राइट। अब आपको क्या करना है, एक बार इसके साथ a के अपॉन में एक को लिख लीजिए और दूसरे को b के अपॉन में लिख लीजिए, राइट। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ही a के साथ लिखना है, दो वेरिएबल है ना आपके पास, दो, तो किसी को किसी के साथ भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पर t माइनस a के ऊपर मैंने a लिखा है ना, आप b लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t के साथ आप a लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक के साथ a और एक के साथ b लिखना है, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे क्या आएगा, t माइनस a और t आएगा एलसीएम, राइट। t माइनस a से t माइनस a कैंसिल, t बचेगा, a के साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ t मल्टीप्लाई, प्लस t से t कैंसिल, तो b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, b के साथ t माइनस a मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल a, राइट, ये स्मॉल a मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब t माइनस a t से ये कैंसिल, नीचे वाली टर्म कैंसिल, ऊपर क्या है 1, यहाँ क्या बचेगा a t प्लस b t माइनस स्मॉल a, ये रह जाएगा, राइट, ये रह जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझना है। क्या करेंगे, आप बस ये देखिए a के साथ जो है और b के साथ जो है उनको जीरो के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ये है, देखिए t माइनस a को आपने जीरो के इक्वल पुट किया तो t की वैल्यू क्या आई है, a, है ना। और यहाँ पर t के इक्वल टू में, क्योंकि जो भी इनके साथ होगा ना, जैसे कांस्टेंट के साथ t है, इसको इक्वल टू जीरो पुट कीजिए। यहाँ पर b के साथ t माइनस है, इसको जीरो के इक्वल पुट कीजिए और यहाँ से t की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, t की वैल्यूज़। तो एक बार t की वैल्यू a आई है, एक बार t की वैल्यू 0 आई है, राइट। तो एक बार आपको पुट करना है, t की वैल्यू a पुट करना है, t की वैल्यू a। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, a और b के साथ जो भी आपकी t वाली वैल्यूज़ है ना, इनको जीरो के इक्वल पुट करके आप t की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। एक बार t माइनस a को जीरो के इक्वल पुट किया तो t की वैल्यू a आएगी, एक बार t को जीरो के इक्वल पुट किया तो t की वैल्यू 0 आएगी। तो हम एक बार t की वैल्यू a पुट कर रहे हैं, तो देखिए जब आप t की वैल्यू a पुट करोगे यहाँ पर a, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या बचा 1 a और स्मॉल a, t की जगह a पुट कर दिया, यहाँ t की जगह a पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, b पूरा 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या आएगी 1/a, ये आएगी, राइट, ये आएगी। अच्छा अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट t की वैल्यू a पुट कर दिया, 0 पुट करना है, 0। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो जब यहाँ पर 0 पुट करोगे ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो पूरा ख़त्म। यहाँ पर b 0 माइनस में a, राइट। तो यहाँ से 1 माइनस a और b, राइट। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/a, -1/a, ये आ जाएगी b की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। समझ में आया क्या कहा है मैंने आपको, राइट।
तो यहाँ पर क्या किया था, फिर से सुनिए। ये आपका क्वेश्चन था, आपको क्या करना है, ना ही 1/c लिखना है, ना इंटीग्रेशन, ना dt। ये जो नीचे वैल्यू है इसको अलग से लिख लीजिए, राइट। ऊपर 1 है, अलग से लिख लिया। एक के साथ a लिखिए, एक के साथ b लिखिए, राइट। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिया, ये नीचे वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी। ऊपर 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, और ये पूरी टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब a और b के साथ जो भी वेरिएबल है ना, उनको 0 के इक्वल पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो t - a को 0 के इक्वल पुट किया तो t की वैल्यू a आ गई है। यहाँ पर t के इक्वल टू 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0 है। अब एक बार t की वैल्यू a पुट कीजिए, यहाँ पर a पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर a पुट किया तो a की वैल्यू 1/a आ गई है, और अगली बार 0 पुट करना है। तो यहाँ पर जब 0 पुट करोगे, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 0 पुट किया, -a रह गया। अब b की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इन वैल्यूज़ को आपको यहाँ पुट कर देना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर, राइट। अब देखिए, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, राइट। तो एक काम करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ। देखिए 1/में t - a और t, इसको हमने किसके इक्वल माना था, a/में t - a और b/में t, ये माना था ना। a की वैल्यू क्या है, 1/a। तो यहाँ पर a की जगह हम 1/a लिखेंगे, तो a ऐसे लिख दिया और यहाँ पर t - a लिख दिया, राइट। और b की वैल्यू क्या है, -1/a और यहाँ पर t लिख दिया, राइट। समझ में आया क्या किया है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की थी ना, तो ये इसके इक्वल था। तो यहाँ पर a की जगह, यहाँ पर देखिए ये लिखा हमने, a की जगह a की वैल्यू क्या है, 1/a पुट किया, और b की वैल्यू क्या है, -1/a, राइट। तो इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, इंटीग्रेशन में जहाँ पर ये वैल्यू है ना, उसकी जगह हम ये लिखेंगे, राइट। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। यहाँ देखिए 1/t, अगर मैं इसको देखूँ ये क्या है, 1/में t - a और t, यही तो है। ये देखिए यही तो है हमारा ये क्वेश्चन, राइट। अब इसकी जगह ये देखिए, ये है ना, इसकी जगह हमें ये लिखना है, राइट। इस पूरे को हटाकर हमें ये लिखना है। तो ये देखिए 1/c तो बाहर रहेगा ऐसे, इंटीग्रेशन का साइन, और इसकी जगह में ये लिखना है। तो ब्रैकेट में 1/a t - a माइनस 1/a और यहाँ पर t, और साथ में dt, राइट। समझ में आया क्या किया है। इसकी जगह हमने ये लिख दिया है, राइट। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है, देखिए 1/a कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, a/c बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1/में t - a और यहाँ पर 1/में t, राइट, और यहाँ पर dt। तो ये क्या हो जाएगा, 1/ac, ये हो जाएगा log t - a माइनस में log t और प्लस में c, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अब log a माइनस log b, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1/ac log t - a/में t, राइट, और प्लस में c, राइट, और प्लस में c लिख सकते हैं इसको ऐसा हम, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, log m माइनस log n। अगर ये कभी क्वेश्चन आता है इस तरह से लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इसको हम m/n लिख सकते हैं, राइट। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमने वही किया है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, ये था ना हमारा क्वेश्चन, राइट, ये था हमारा क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करके हमने ये आंसर निकाला। तो इन दोनों को हटा के, इसको हटाकर हम ये लिखेंगे, राइट। 1/a हमने कॉमन निकाल दिया। अब ये हमारा लॉग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो लॉग में हमने इसको लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लॉग में आ गया। अब log m माइनस log n क्या होता है, ये होता है, राइट। तो ये वैल्यू आ गई है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा t है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देना है, जहाँ जहाँ हमारा t है उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। तो 1/ac log t की वैल्यू
हमने टी किसको माना था, हमने टी माना था ए प्लस बी ई रेस्ट टू पावर सी एक्स, हमने इसको टी माना था, राइट, हमने इसको टी माना था। इसकी जगह टी की जगह वैल्यू पुट कर दिया और माइनस में ए, राइट। जहाँ जहाँ टी है ना उसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपॉन में ए प्लस में बी ई रेस्ट टू पावर सी एक्स, राइट, और प्लस में सी, राइट। समझ में आया हमने क्या किया है? फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, जहाँ जहाँ टी है ना, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/में ए सी लॉग, ऊपर क्या बचेगा, बी ई रेस्ट टू पावर सी एक्स अपॉन में ए प्लस में बी ई रेस्ट टू पावर सी एक्स और प्लस में सी, राइट। अच्छा अब देखिए, अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम आंसर तो मैच नहीं कर रहा, आंसर मैच करेगा कैसे? देखिए यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, कोई भी आपके आंसर को गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर मैच करना है तो देखिए ये लॉग ए अप, ये ऐसा है, देखिए लॉग m अपॉन में n ऐसा है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग m माइनस में लॉग n, आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर लॉग b ई रेस्ट टू पावर सी एक्स माइनस लॉग a प्लस में b ई रेस्ट टू पावर सी एक्स, राइट, और प्लस में c। देखिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये पहले आएगा, लॉग a प्लस में b ई रेस्ट टू पावर सी एक्स माइनस लॉग b ई रेस्ट टू पावर सी एक्स, राइट, प्लस में c। बाहर का आंसर मैच कर गया, राइट। अब इसके अपॉन में इसको लेकर आइए, तो -1/में ए सी लॉग, अब वापस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a प्लस में b ई रेस्ट टू पावर सी एक्स अपॉन में b ई रेस्ट टू पावर सी एक्स और प्लस में c, राइट। देखिए यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। अब बुक के आंसर से मैच करने के लिए हमें आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए, माइनस का 1/में ए सी, -1/में ए सी तो हमने ऐसे ही लिखा, -1/में ए सी, अब ब्रैकेट में लॉग, एक बार ए के अपॉन में इसको लिखिए, a अपॉन में b ई रेस्ट टू पावर सी एक्स, और एक बार इसके अपॉन में इसको लिखोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस में c, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, देखिए माइनस का 1/में ए सी लॉग, अब देखिए a के साथ इसको ऊपर ले लीजिए, a ई रेस्ट टू पावर -6 सी एक्स हो जाएगा, -cx, और ये जो b है ना, b इसको एलसीएम में इसके साथ लिख लीजिए, प्लस में b और अपॉन में b। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है, राइट। क्या कहा है मैंने कहा है आपको, ये जो है ना इस वैल्यू को इसके साथ लिख लीजिए, राइट, एक के साथ ऊपर ले जाइए, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे जो b है ना एलसीएम में इसके साथ लिख लिया है, राइट। अब आपका आंसर मैच कर रहा होगा, अगर आप देखें तो बस यहाँ पर b नहीं है, आंसर में b नहीं है, राइट। हुआ क्या है, देखिए आंसर में b क्यों नहीं है वो भी समझा देती हूँ। देखिए अब हुआ क्या, -1/में ए सी लॉग a ई रेस्ट टू पावर सी एक्स प्लस b माइनस में लॉग b, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग m/में n, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, राइट। अब माइनस का 1/में ए सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लॉग a ई रेस्ट टू पावर सी एक्स प्लस में b माइनस प्लस 1/में ए सी लॉग b और प्लस में c, राइट। अब ध्यान दीजिए ये भी तो कांस्टेंट ही है, इसके साथ आपको कोई x नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, ये भी कांस्टेंट है, राइट। तो अब
इन दोनों कांस्टेंट को मिला के हम एक सी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ से हम शुरू से जहाँ हम सी मानते आए ना उसको आपको C1 मान लेना है, राइट, क्योंकि अब दो कांस्टेंट हो गए ना, इसको आप C1 मान लीजिए, C1। अब इस पूरे इसको मिला के हम सी लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/AC log A e⁻⁴ प्लस में B, और इन दोनों को हटाकर हम प्लस में C लिख देंगे, प्लस में C मतलब इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हम यहाँ पर C लिख देंगे, राइट। तो अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए अब अपना आंसर मैच कर सकते हैं, आपका आंसर ये आ रहा होगा, बुक में देख लीजिए, राइट। मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि इतना लेंदी मेथड है, हम क्यों अप्लाई करेंगे, हमें ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, हम फर्स्ट मेथड से कर लेंगे। देखिए कभी भी ना किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हो आप उस क्वेश्चन को रटिए मत। यहाँ पर जब मैंने आपको ये समझाया है ना, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रही हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी ना। अगर मैं चाहती तो स्टेप मिस कर करके समझाती तो आपको ये समझ नहीं आता, लेकिन मैंने एक एक स्टेप को यहाँ पे लिखा है तो ये आपको काफ़ी लेंदी लग रहा होगा, राइट। हो सकता है आपको ये मेथड भी नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ऐसा कोई और क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें इसको दोबारा अप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये ईजी लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको यहाँ पर ये मेथड समझ नहीं आया, फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें e⁻x फंक्शन हो नीचे, और अगर ऊपर आपको e⁻x गिवन नहीं है, तो आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हो। पहला मेथड मैंने क्या कहा था, उसको अपॉन में लेकर सॉल्व कीजिए, और दूसरा मेथड मैंने क्या कहा था, उसी फंक्शन से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। अगर अभी ये मेथड आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, जब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए अब फिफ्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए अब फिफ्थ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में भी हमें यहाँ पर e⁻x का फंक्शन दिया हुआ है और सेकंड पार्ट में भी e⁻x है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर नीचे e⁻x है, मतलब जैसे यहाँ पर e⁻2x है, तो ऊपर भी e⁻2x होना चाहिए, राइट। और देख लीजिए है ना ऊपर, और यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर नीचे यहाँ पर e⁻x है तो ऊपर भी e⁻x होना चाहिए। इससे क्वेश्चन हमें ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें e⁻x है तो ऊपर भी e⁻x होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए e⁻2x है तो ऊपर भी e⁻2x है, यहाँ पर e⁻x है तो ऊपर भी e⁻x है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास इन क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, राइट। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को t पुट करना है, राइट। t पुट किया, यहाँ भी डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो गया 2x, और यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन एज इट इज log e, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो साथ में लिखना है, राइट। और यहाँ पर dx और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1, और यहाँ पर dt, राइट। तो ये हो गया 2x e⁻2x, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 dx और dt, राइट। अच्छा अब आपको चाहिए क्या, x प्लस में e⁻2x चाहिए, x प्लस में e⁻2x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस में e⁻2x चाहिए, और यहाँ पर dx और ये हो गया dt, राइट। x प्लस में e⁻2x dx dt अपॉन में 2, तो अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर इन दोनों की जगह, किन दोनों की जगह, देखिए इन दोनों की जगह आपको क्या लिखना है, इन दोनों की जगह आपको लिखना है dt/2, और नीचे इसकी जगह क्या लिखना है, t लिखना है, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा dt अपॉन में 2, और नीचे इसकी जगह t आएगा 1/t, राइट। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, 1/t बचा, 1/t, और 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमारा log का, राइट। 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, log t का, तो इसलिए यहाँ पे log t आ जाएगा, log t प्लस में c, राइट।
1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। अब इसका आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि आंसर t में है, क्वेश्चन हमारा x में है, तो हमें आंसर भी x में ही देना है। तो वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 log t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, x² प्लस में e⁻²x और प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए फिफ्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे e⁻x है, तो ऊपर भी e⁻x है। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे t, 1 प्लस x, e⁻x को हम t मान लेंगे। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ पर फिर हम लिख देंगे dx। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पर dt, राइट। तो e⁻x हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1 और यहाँ पे dx और यहाँ पर dt, राइट। समझ में आ गया को क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया है डिफ्रेंशिएशन का, राइट। तो सॉल्व करके ये आ गया। अब देखिए क्या ये सारी वैल्यूज ऊपर हैं, क्या ये सारी वैल्यूज ऊपर है, देख लीजिए e⁻x, x प्लस 1, 1 प्लस x, मतलब तो एक ही है, dx। इसका मतलब ऊपर वाली टर्म्स को हटाकर हम dt लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को हटा के हम dt लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर लिख दिया dt और नीचे वाली टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t, राइट। 1/t और इसके ऊपर पावर क्या है 2, तो हमने पावर 2 लिख दिया, राइट। फिर से सुनिए, e⁻x, 1 प्लस x dx, इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, यहाँ पे dt, इसकी जगह हमने t लिखा और इसकी पावर 2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे -2 और यहाँ पर dt, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 और प्लस में c, राइट। +1 करना होता है ना, तो ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन में, इसको अपॉन में लेकर आएंगे t प्लस में c, राइट। पावर नेगेटिव में थी ना, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए। अब वापस t की वैल्यू पुट करनी है, तो -1 अपॉन में t की वैल्यू 1 प्लस में x e⁻x और प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो एग्जाम्पल 5 के दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल 6 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 में यहाँ 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देख के समझ ही नहीं आता कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा या कौन सा मेथड लगेगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि √x और x के बीच में एक रिलेशन है, √x और x के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर dx है, राइट, ये √x है। हम x को क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना बताइए। हम x को क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ से आप कॉमन निकालिए, √x को कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा √x, यहाँ क्या बचेगा √x। अब देखिए, अब आपको पता है √x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/2 आता है, राइट, 1/√x आता है। तो यहाँ पर हमें इसको t पुट करना है। मानती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं क्वेश्चन को हमें समझ नहीं आता, बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ, इंटीग्रेशन में जब हम क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे ना, तो हमें समझ आता चला जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, राइट। फर्स्ट टाइम करते हैं तो फर्स्ट टाइम में हमें सब कुछ थोड़ा समझ आ जाएगा कि हम फर्स्ट टाइम कोई मेथड कर रहे हैं, हमें समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए नहीं समझ आ रहा होगा, अभी बस आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस मेथड से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर x का मतलब क्या है, √x, राइट, √x का होल स्क्वायर, √x हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, राइट, और यहाँ पर 1 प्लस में √x बच गया, राइट। अब हम इसको 1 प्लस √x को t मान लेते हैं, राइट, t मान लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 0। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, देखिए इसका मतलब क्या है, मैं अलग से लिख रही हूँ, इसका मतलब ये होता है, राइट। अब कीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस, यही होता है ना। और यहाँ पर आ जाएगा dx, t का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 1 और यहाँ पर dt आ जाएगा, राइट। तो क्या आ गया, देखिए 1/2 x रेज़ टू पावर -1/2 dx और dt, राइट। अब
इसको नीचे ले आइए, 1/2 x⁻1/2, राइट, और यहाँ पे dx और यहाँ पर dt। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रूट एक्स और dx और यहाँ पर dt, राइट। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ 1/√x और dx चाहिए, राइट। ये 2 नहीं चाहिए, इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं, इस 2 को आप यहाँ से हटा दीजिए और इसको यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, इनको हटाकर देखिए 1 dx और √x को हटाकर हम 2 dt लिख सकते हैं, 2 dt, राइट। तो यहाँ पर हम इन सब को हटा के 2 dt लिखेंगे और नीचे इसको हमने क्या माना था, इसको हमने t माना था, तो यहाँ पर t आ जाएगा, राइट, यहाँ पे t आ जाएगा, राइट। समझ आया होगा आपको क्या किया है मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम √x का होल स्क्वायर, √x हमने कॉमन निकाल लिया। अब इस वैल्यू को हमने t पुट किया, राइट, इसको हमने t पुट किया, तो t पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो देखिए ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे जो 2 था उसको हमने हटा दिया यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमें 1 dx/√x की वैल्यू चाहिए थी, तो उसकी जगह हमने 2 dt लिख दिया और इसकी जगह t लिख दिया, राइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन ये था, सिंप्लीफाई करके ये आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने से क्वेश्चन ईजी हो जाता है, राइट। अब इस 2 को निकालिए बाहर, 1/t और ये हो गया dt, राइट। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस में c, log t प्लस में c। वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 log t किसको माना था हमने, इसको, तो 1 प्लस में √x और प्लस में c, राइट। 2 log 1 प्लस में √x प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, x² प्लस x को अगर आप t मानते हो तो 2x आता है, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल है, समझ ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² प्लस 1 को आप t मानोगे, राइट। तो ये हो जाएगा 2x dx और dt, राइट। तो 2x और dx को हटा के हम ये लिखेंगे dt, राइट। अच्छा इसको और सिंपल कर ले, तो ये हो गया 2x dx। इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 1 होल पावर, इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/3, राइट। तो चलिए x² प्लस 1 की जगह t लिखना है और dx 2x और dx की जगह dt लिखना है। तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t⁻1/3, राइट। अब सिंपल हो गया ना, ये क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, t⁻⁻1/3 और dt, राइट। अब क्या करना है, पावर रूल लगाना है, +1 करेंगे तो 2/3, राइट, 2/3 अपॉन में 2/3 प्लस में c। अब 3 को ऊपर ले जाते हैं, 3/2 t⁻2/3 और प्लस में c, राइट। अब t की वैल्यू पुट करनी है वापस, क्योंकि क्वेश्चन अगर x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए। तो 3/2 x² प्लस 1 x² प्लस 1 और 2/3, पावर जो है वो 2/3 और प्लस में c, राइट। तो आंसर क्या आया, 3/2 x² प्लस 1 होल पावर 2/3 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल 7 को डिस्कस करते हैं। आइए अब 7th एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। 7th एग्जाम्पल में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर भी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, e⁻x का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो e⁻x हमें नीचे दिया होगा सेम ऊपर भी वही फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नीचे माइनस है ऊपर प्लस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो देखिए यहाँ पर e⁻2x है तो ऊपर भी यही है, यहाँ पर e⁻2x है तो ऊपर भी e⁻2x है, राइट। तो ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को t मानना है, नीचे वाली वैल्यू को t मानना है, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी e⁻x का क्वेश्चन हो, नीचे e⁻x हो तो ऊपर भी सेम वही फंक्शन हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम वहाँ पर 2 मेथड अप्लाई कर सकते थे, जो मैंने आपको पीछे समझाया है, राइट। तो अभी क्योंकि यही फंक्शन हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो इसको हमने t मान लिया। अब
यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फंक्शन एज इट इज, साथ में लॉग ई, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखना होता है। यहाँ पर e रेज़ टू पावर -2x एज इट इज लॉग ई, और x के साथ जो कोफिशिएंट है हमें वो लिखना होता है, राइट। और यहाँ पर dx और ये dt, राइट। समझ में आ गया वो क्या क्या है। अच्छा, लॉग ई हमारा 1 होता है ना, लॉग ई 1 होता है, तो इसको हटा दीजिए, और ये भी लॉग ई हमारा 1 होता है, इसको भी हटा दीजिए, राइट। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 2 हट गया तो यहाँ पर e रेज़ टू पावर 2x आ गया, राइट। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, e रेज़ टू पावर 2x रह गया, लॉग ई 1 होता है, उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 तो बाहर आ गया कॉमन, लॉग ई 1 होता है, और यहाँ पर e रेज़ टू पावर -2x रह जाएगा, और यहाँ पे dx और यहाँ पर dt, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर देखिए क्या है, e रेज़ टू पावर 2x, e रेज़ टू पावर 2x, e रेज़ टू पावर -2x, e रेज़ टू पावर -2x और dx, मतलब आपको 2 नहीं चाहिए, राइट। ऊपर 2 नहीं है तो e रेज़ टू पावर 2x, e रेज़ टू पावर -2x, dx dt बाई 2, dt बाई 2, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर इन सबको हटाकर आपको लिखना है dt बाई 2, dt बाई 2, राइट। इनको और इसको हटा के dt बाई 2 लिख दिया, नीचे इसको हमने क्या माना है t, तो ये 1 में t हो जाएगा, 1 में t, राइट। अच्छा, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/t बचेगा अंदर, 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, log t और प्लस में c, log t और प्लस में c, राइट। अब t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, हमारा क्वेश्चन x में है तो ये भी हमारा x में होना चाहिए, आंसर भी x में, तो 1/2 log e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर -2x प्लस में c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखकर समझ में भी नहीं आता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना होगा। क्या, ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, x रेज़ टू पावर a, राइट। क्या आपको ऊपर कुछ ऐसा मिल रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करें। देखिए x रेज़ टू पावर a है ना, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, मतलब पावर रूल अप्लाई होगा। जब हम पावर रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, राइट, इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा। फिर से सुनिए, x रेज़ टू पावर a है ना नीचे, है ना, x रेज़ टू पावर a है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है तो पावर रूल लगेगा, पावर आगे पावर में से 1 माइनस। क्या ऐसा कुछ ऊपर नजर आ रहा है, ये देखिए x रेज़ टू पावर a -1 नजर आ रहा है। अभी a को भूल जाइए, a नहीं है इसके साथ, वो भी कहाँ से आएगा वो बताती हूँ। x रेज़ टू पावर a -1 नजर आ रहा है, राइट। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू को हमें t मानना है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अभी हम स्टार्टिंग में, मतलब अभी जो हम ना स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। अब देखते ही आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, राइट। जैसे जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब ये मत सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन है तो मुझसे होगा ही नहीं क्वेश्चन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, राइट। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी तो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, अभी हमें 7.4 करना है, फिर 7.5 में भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी करना है, 7.5 को भी करना है। जब इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो क्या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आएगा? आप अपने आप को इतना नालायक समझते हो? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बार बार बताते जा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर x रेज़ टू पावर a है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो ये कुछ आता है ना, तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को हमें t मानना है, राइट। देखिए a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर a, इसको हमें t मानना है। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, राइट, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ पावर रूल लगेगा, राइट। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखते हैं, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसको साथ में लिखते हैं।
एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, पावर रूल लगेगा, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, राइट। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर आ जाएगा dt, राइट। अब मैं बार बार 1 नहीं लिखूंगी, dt आ गया। अब मैच कीजिए, क्या कुछ मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं, x रेज़ टू पावर a माइनस 1, x रेज़ टू पावर a माइनस 1, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर a नहीं है, a नहीं है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से a कॉमन निकाल देते हैं। अगर a नहीं है तो a कॉमन निकाल देते हैं। a कॉमन निकालने का मतलब क्या है, a कम हो जाना, मतलब यहाँ से भी a कम होगा, यहाँ से भी a कम होगा। तो जब हमने a यहाँ से कॉमन निकाला, ध्यान दीजिए, जब यहाँ से एक a कॉमन निकाल लोगे तो एक a कम हो गया ना, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमें कैसे पता कि मुझे a कॉमन निकालना है, मुझे कैसे पता चला a कॉमन निकालना है, खुद देखिए ना, x रेज़ टू पावर a माइनस 1 है, यहाँ भी देखिए x रेज़ टू पावर a माइनस 1 है, राइट। इसके साथ a है, यहाँ पर a नहीं है, तो मुझे a को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब मैं a कॉमन निकालूंगी, यहाँ से तो a हट जाएगा, और यहाँ से जब a कॉमन आएगा, एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा, राइट। और साथ में क्या है, लॉग a, यहाँ पर x रेज़ टू पावर a माइनस 1 और यहाँ पर dx और यहाँ पर dt। अब देख लीजिए, ये पूरी वैल्यू इससे मैच कर रही है, देख लीजिए, ये पूरा इससे मैच कर रहा है, राइट। तो a नहीं चाहिए ना, a को इस साइड ले आइए, a रेज़ टू पावर x माइनस 1 लॉग a x रेज़ टू पावर a माइनस 1 dx और यहाँ पर dt बाई a, राइट। तो ऊपर इन टर्म्स को हटाकर, कौन से टर्म्स को हटाकर, इनको हटाकर हमें क्या लिखना है, इनको हटाकर dt बाई a, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बाई a, और ये जो नीचे है इसको हमने t माना था, तो नीचे 1/t आ जाएगा, नीचे 1/t आ जाएगा, राइट। 1/a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और 1 में t और dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस में c, log t प्लस में c, राइट। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो 1 में a log t की वैल्यू क्या है, a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर a और प्लस में c, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, और खास करके e रेज़ टू पावर x वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करने हैं, राइट। इनमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 8। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 8 में एक अलग मैथड लगाया हुआ है, राइट, एक अलग ही मैथड लगाया हुआ है। तो मैं आपको एग्जाम्पल 8 को उस मैथड से नहीं समझाने वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे समझ आएगा कि आपको ये वाला मेथड लगाना है? जो हमारे माइंड में आएगा वही मेथड तो लगाओगे, और आपके माइंड में कौन सा मेथड आएगा जो आपको पहले से आता होगा, राइट। चलिए ज़्यादा बात नहीं करती, एग्जाम्पल 8 को समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं बुक का मेथड अप्लाई नहीं करने वाली। चलिए अब एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 8 को मैं बुक वाले मेथड से अलग समझाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को और ध्यान से देखना है। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी भी e रेज़ टू पावर x आता है तो सेम वही फंक्शन हमें ऊपर भी चाहिए। जैसे यहाँ पर e रेज़ टू पावर x है तो ऊपर भी e रेज़ टू पावर x है, अगर यहाँ e रेज़ टू पावर माइनस x है तो ऊपर भी e रेज़ टू पावर माइनस x है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़? इनके जो कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट नीचे है सेम वो कोफिशिएंट ऊपर नहीं है। जैसे यहाँ पर e रेज़ टू पावर माइनस x 5 है तो ऊपर e रेज़ टू पावर माइनस x 5 है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अब ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, ध्यान दीजिए, 4 e रेज़ टू पावर x माइनस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन में 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x dx, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। जब भी हमारे पास e रेज़ टू पावर x का क्वेश्चन आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि e रेज़ टू पावर x वाला जो फंक्शन जो नीचे है सेम ऊपर वही होना चाहिए, और जो इनके कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट ऊपर होने चाहिए, राइट। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता तो ये क्वेश्चन सिंपल था। इसमें फिर हम क्या करते, नीचे वाली टर्म को
हम टी मानते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 4 एज इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स, राइट, साथ में लॉग ई और एक्स का कोफिशिएंट 1 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब नेक्स्ट 5 एज इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़, फिर लॉग ई आता और एक्स का कोफिशिएंट -1 आता, राइट, और यहाँ पर डी एक्स और यहाँ पर ये डी टी हो जाता, राइट। अब 4 ई रेज टू पावर एक्स लॉग ई 1 होता है, यहाँ पर भी ये 1, प्लस में 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स लॉग ई 1 होता है -1, और यहाँ पर डी एक्स और डी टी, राइट। अब देखिए 4 ई रेज टू पावर एक्स, ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास आ जाएगा डी एक्स और ये डी टी, राइट। अब देखिए क्या ऊपर यही सेम यही फंक्शन है, देखिए 4 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 5 ई रेज टू पावर एक्स, यही है ना, तो इनको हटाकर हम ऊपर लिख सकते हैं डी टी, राइट, ऊपर डी टी, और इसको हमने क्या माना टी, तो ये 1/t हो गया, ये 1/t हो गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी प्लस में सी, राइट। अब लॉग टी की जगह वापस फंक्शन को पुट कर दीजिए, 4 ई रेज टू पावर एक्स प्लस में 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स और प्लस में सी। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाता, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। थोड़ा सा क्या चेंज किया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 3 दे दिया है, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा मेन काम यही है कि अगर ई रेज टू पावर एक्स के साथ नीचे 4 है तो मुझे ऊपर भी 4 चाहिए, ऊपर भी 4 चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स के साथ 3 है, लेकिन मुझे 4 चाहिए, तो यहाँ पर एक और ई रेज टू पावर एक्स की कमी है, राइट, एक और ई रेज टू पावर एक्स की कमी है, तो यहाँ पर एक ई रेज टू पावर एक्स को ऐड कर दीजिए, इसमें एक ई रेज टू पावर एक्स को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो ये 4 ई रेज टू पावर एक्स बन जाएगा, राइट, और एक माइनस कर दीजिए, एक ई रेज टू पावर एक्स को माइनस कर दीजिए, राइट, 4 ई रेज टू पावर एक्स 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए अगर मैं इस 4 ई रेज टू पावर एक्स में से इसको माइनस करूँगी तो वापस यही आएगा ना, राइट। क्वेश्चन तो मैंने चेंज नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 4 चाहिए, तो मैंने इसलिए इसमें एक ई रेज टू पावर एक्स को ऐड कर दिया और एक को माइनस कर दिया, राइट। अब ये सेम हो गए ना, जो सेम हो गए उनको अलग कर लीजिए, जो डिफरेंट है उसको अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 4 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसके अपॉन में 4 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको अलग किया, राइट, इस तरह डी एक्स लिखा माइनस, चलिए अभी मैं डी एक्स नहीं लिख रही, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, राइट, और माइनस ई रेज टू पावर एक्स और अपॉन में 4 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस में 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये प्लस में है, सॉरी, राइट, माइनस एक्स, और यहाँ पर ये लिखा मैंने डी एक्स, ये लिखा मैंने डी एक्स, राइट। यहाँ तक समझ आया होगा मैंने क्या किया है, राइट। तो क्या किया मैंने, एक बार इसके अपॉन में इसको लिखा और एक बार इसके अपॉन में इसको लिख लिया, राइट। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को मैंने ब्रेक करके 2 फंक्शन बना लिए, राइट, इस फंक्शन को मैंने ब्रेक करके 2 फंक्शन बना लिए। ये जो फंक्शन है इसको मैं मतलब आई मान लेती हूँ, यहाँ पर मैंने इसको आई मान लिया, राइट, मतलब यहाँ पर मैं इसको देखिए, यहाँ पर है ना, इसको मैं आई मान रही हूँ, मुझे इस आई की वैल्यू निकालनी है, ये मान लीजिए, राइट, मुझे इस आई की वैल्यू निकालनी है। अब जब मुझे इस आई की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या किया, इस आई में जो हमें फंक्शन गिवन था, ये जो फंक्शन गिवन था ना, इसको मैंने 2 फंक्शन में ब्रेक कर लिया, राइट, समझ में आया, मैंने इसको आई माना, अब मैंने इसको 2 फंक्शन में ब्रेक कर लिया। अब मैं अगर इन दोनों का इंटीग्रेशन निकाल लूँ, राइट, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, यही मतलब हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, आई इक्वल टू, इसको मैं I1 मान लेती हूँ, इसको मैं I1 मान लेती हूँ, और इसको मैं I2 मान लेती हूँ, इसको मैं I2 मान लेती हूँ। इसका मतलब ये हुआ, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकाल लेती हूँ, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकाल लेती हूँ, राइट, और फिर बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान रही हूँ अभी के लिए, इक्वेशन 1। जब मैं इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लूँगी तो यहाँ पर पुट करूँगी, राइट। चलिए पहले I1 को सॉल्व करते हैं।
I1। तो I1 में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन किसका करना है, 4e⁻x माइनस 5e⁻x अपॉन में 4e⁻x प्लस में 5e⁻x। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना है, इसको पहले t मान लीजिए, इसको t मान लीजिए। लेट 4e⁻x प्लस 5e⁻x, इसको हमने t मान लिया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 4e⁻x log e, और x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 लिखेंगे, प्लस 5e⁻x एज इट इज़, फिर log e, और x का जो कोफिशिएंट है -1 हम वो लिखेंगे, राइट। ये हो गया हमारा dx और साथ में आ जाएगा dt, साथ में आ जाएगा dt, राइट। अब ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 4e⁻x, ये तो 1 हो गया, हट गया। ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 5e⁻x log e 1 होता है, ये भी हट जाएगा। तो ये बच गया और यहाँ पर dx और ये dt, राइट। इसका डेरिवेटिव किया, हमारे पास ये आ गया, राइट। अब ध्यान दीजिए, ये सेम नहीं है, ये देखिए ये सेम है ना, तो इसकी जगह हम लिखेंगे dt। I1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसकी जगह मैंने लिखा dt और नीचे वाली वैल्यू को मैंने क्या माना, t, तो ये 1/t हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस में c, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, दो इंटीग्रेशन है, दो इंटीग्रेशन। ये I1 है ना, इसलिए मैंने इसको C1 मान लिया, इसलिए मैंने इसको इस कांस्टेंट को C1 मान लिया, राइट। अब log t की वैल्यू क्या है, t हमने किसे माना है, इसको 4e⁻x प्लस 5e⁻x और प्लस में C1। I1 की वैल्यू हमारी ये आ गई है, I1 की वैल्यू हमारी ये आ गई है, राइट। यहाँ पुट करना है मुझे, यहाँ पर इसमें, तो ध्यान दीजिए ये मेरी वैल्यू आई है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, राइट। ये समझ आ गया ना, क्या किया है, इसको t माना, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, इसको t माना, डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन सेम ऐसा आ गया है, राइट। तो इसकी जगह हमने dt लिख दिया और नीचे वाले की जगह t लिख दिया, तो ये log t आ गया। वापस t की वैल्यू पुट कर दी, वापस t की वैल्यू पुट कर दी, तो I1 का जो हमारा आंसर है ना वो ये आ गया है। तो मैं यहाँ I1 की जगह ये लिख रही हूँ, राइट। I1 का जो मेरा आंसर आया है वो ये आया है, तो मैं ये लिख देती हूँ। तो देखिए I1 की मेरी वैल्यू log 4e⁻x प्लस 5e⁻x और प्लस में C1 आ गया है, राइट। I1 की वैल्यू ये आ गई है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब किसको सॉल्व करना है, I2 को सॉल्व करना है, I2 को, इसको सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो I2 क्या है, ये e⁻x अपॉन में 4e⁻x प्लस 5e⁻x, ये है ना मेरा क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी ना, यहाँ पर e⁻x है, यहाँ पर तो है लेकिन e⁻x नहीं है, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगी, पॉजिटिव कर लेती हूँ। कैसे, देखिए e⁻x 4e⁻x प्लस 5, इसको अपॉन में ले आओ, e⁻x अपॉन में ले आओ, इसको ले आओ अपॉन में। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, राइट। e⁻x के साथ e⁻x आ जाएगा और यहाँ पर 4e⁻2x हो जाएगा और प्लस में 5, राइट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से समझिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x के साथ e⁻x मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई होगा तो ये e⁻2x हो जाएगा और ये जो नीचे e⁻x है ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, e⁻2x अपॉन में 4e⁻2x और प्लस में 5 और यहाँ पे dx। देखिए ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ऐसा हो जाएगा, राइट। समझ में आया, एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लीजिए तो ये ऊपर जाके e⁻2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 4e⁻2x और प्लस में 5 हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि हमारी I1 की वैल्यू ये आई है, हमारी I1 की वैल्यू ये आई है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ, ये देखिए मैंने ये सारा इरेज किया। अब देखिए हमें I की वैल्यू निकालनी थी, है ना।
I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू मेरी ये आई है, राइट, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू ये आई है, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ log 4 e रेज टू पावर x प्लस 5 e रेज टू पावर माइनस x प्लस में C1, राइट। अब मुझे सिर्फ I2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसको नीचे लेकर आए, इसको हम नीचे लेकर आए, एलसीएम लिया और हमारे पास ये आ गया है, राइट। अब ध्यान दीजिए, नीचे e रेज टू पावर 2x है, नीचे e रेज टू पावर 2x है, तो ऊपर भी e रेज टू पावर 2x है। नीचे अगर e रेज टू पावर 2x है तो ऊपर भी e रेज टू पावर 2x है। क्वेश्चन हो गया ना सिंपल। अब हम इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे, राइट, इसको t मानेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट 4 e रेज टू पावर 2x प्लस 5 को हम t मानेंगे, राइट। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 4 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू पावर 2x log e और x का जो कोफिशिएंट है 2 वो साथ में आएगा, राइट। 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो इसके साथ हमारा dx आ जाएगा और यहाँ पर ये dt आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 और 2 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये 8, ये हो गया 8 e रेज टू पावर 2x log e की वैल्यू 1 होती है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे dx और ये dt हो जाएगा, राइट। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 e रेज टू पावर 2x एज इट इज, log e की वैल्यू 1 होती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, dx और dt, राइट। अब यहाँ देखिए, ऊपर आपको क्या चाहिए, ऊपर आपको क्या चाहिए, e रेज टू पावर 2x और dx चाहिए, e रेज टू पावर 2x और dx चाहिए, मतलब 8 नहीं चाहिए। तो e रेज टू पावर 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 8, dt अपॉन में 8। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप इन दोनों को हटा के क्या लिखोगे, dt अपॉन, देखिए मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पर I2 इक्वल टू, I2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, e रेज टू पावर 2x अपॉन में 4 e रेज टू पावर 2x प्लस में 5 और dx, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, ये समझ में आया ना कैसे आया है, एलसीएम लेके इसको अपॉन में लेकर आए, एलसीएम लिया और ये आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर e रेज टू पावर x है, नीचे भी e रेज टू पावर x है, लेकिन e रेज टू पावर माइनस x नीचे है तो ऊपर नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करके एलसीएम ले लिया। अब देखिए, नीचे e रेज टू पावर 2x है तो ऊपर भी e रेज टू पावर x है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, e रेज टू पावर 2x dx की जगह ये पुट करेंगे, राइट, ये। तो यहाँ पर dt बाई 8 आ जाएगा, dt बाई 8, इन दोनों को हटा के dt बाई 8 लिखा, और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने t माना है, तो ये 1/t हो जाएगा, 1/t। तो 1/8 तो बाहर आ जाएगा, 1/t बाहर आ गया, 1/8, राइट। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log t और प्लस में, अब देखिए ये क्या है, I2, तो यहाँ पर मैं इसको C2 लिखूंगी, राइट, सेकंड कांस्टेंट है, इसको मैं C2 लिखूंगी। अब 1/8 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या है हमारा 4 e रेज टू पावर 2x प्लस 5 प्लस में C2, राइट। अब यहाँ पर I2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी, I2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी, तो यहाँ होगा क्या, ध्यान दीजिए, माइनस है ना, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 log 4 e रेज टू पावर 2x प्लस में 5, बाहर माइनस है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस का C2, राइट, माइनस का C2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर हमारा आ चुका है, आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, लेकिन वही बात है ना, आपको तो बुक का आंसर चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, अब log 4 e रेज टू पावर x प्लस 5 e रेज टू पावर माइनस x, राइट, ये लिखा। अब इसको -1/8 इसको, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव में e रेज टू पावर x चाहिए और एक माइनस में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 e रेज टू पावर x अपॉन में e रेज टू पावर माइनस x लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं इसको ऐसे, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिए, अगर मैं अब इसको ऊपर लेके जाऊंगी, तो पावर्स ऐड होंगे, अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगी पावर्स ऐड होंगी ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ,
आपके लिए, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा ना कि यही हमारा आंसर है, आपको तो बुक का आंसर मैच करना है, राइट। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। अब देखिए ये जो C1 है और ये C1 माइनस का C2, राइट, प्लस का C1 माइनस का C2, इन दोनों को मिलाकर एक कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, ये हमारा C हो जाएगा, राइट। अभी इसको बाद में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए अब क्या होगा, देखिए log 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x, ये लिखा। अब माइनस का 1/8 एलसीएम ले लीजिए, 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x, नीचे क्या रह गया है, e रेज़ टू पावर माइनस का x, राइट। अच्छा मैंने यहाँ पे log नहीं लिखा है, राइट, यहाँ पर ना log भी आएगा, यहाँ log आएगा, माइनस का 1/8 और log, राइट, माइनस का 1/8 और log, तो यहाँ पर भी लिख लेती हूँ, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/8 और log, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x, और अपॉन में क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस x, एलसीएम ले लिया, राइट। और ये हमारा c बन गया, इसको हम एक कांस्टेंट लिख लेते हैं c, इसको हमने एक ही कांस्टेंट लिख लिया है c, राइट। अब देखिए आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग m अपॉन में n, अगर इस टाइप का हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग m माइनस में लॉग n लिख सकते हैं इसको ऐसे, राइट। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे, ऊपर इसको m मान लीजिए, इसको m और इसको n, इसको आप m मान लीजिए और इसको n, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास log 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 1/8, राइट, इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे log m अपॉन में n की प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x, ये हो गया हमारा m, log m माइनस में log n, माइनस में log n, ये लीजिए, ये लिख दिया, और प्लस में c, राइट। प्रॉपर्टी अप्लाई की है, log m अपॉन में n, प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस में log n, राइट। अब देखिए ये और ये सेम है, देखिए ये और ये सेम है, log 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x, और ये देखिए सेम है। तो हम ये कह सकते हैं ना, इसके आगे 1 है, हम इसके आगे अगर 1 मान ले, अगर हम इसके आगे 1 मान ले, यहाँ पर माइनस का 1/8 है, राइट, माइनस का 1/8 है, तो यहाँ पर 1 log 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x है, राइट। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/8 log 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 log e रेज़ टू पावर माइनस x, राइट, और प्लस में यहाँ पे c है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/8 है, और ये दोनों सेम है, तो 1 में से 1/8 को जब माइनस करोगे ये 7/8 हो जाएगा, 7/8 log 4 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x। तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया है। अब बात करते हैं सिर्फ इसकी, प्लस 1/8। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log में पावर हम आगे लिख सकते हैं, तो माइनस का x और log e और प्लस में c, राइट। log e क्या होता है 1, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इस माइनस को इसके साथ लिखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x/8 और प्लस में c, माइनस का x/8 और प्लस में c। अब आप बुक से अपना आंसर मैच कर लीजिए, अब बुक से अपना आंसर मैच कर लीजिए, देखिए आपका ये आंसर आ रहा होगा, आपका ये आंसर आ रहा होगा, राइट। देखिए अगर आपको वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, आप उसे अवॉइड कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। नहीं समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, बहुत ईजी मेथड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।